नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में मैंने लिया है आपके लिए सीटेट 2025 के लिए ईवीएस की हमारा परिवेश पहला टॉपिक। ये आपका ऐसा टॉपिक है, इससे संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में 2 से 3 नंबर देखने को जरूर मिल जाती हैं। तो इसलिए जो बच्चे सीटेट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये ईवीएस की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का कौन सा घटक सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ता है? जल जोड़ता है, वायु जोड़ती है, मिट्टी या ध्वनि? देखिए पर्यावरण का कौन सा घटक सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ता है? तो देखिए पर्यावरण का जो मिट्टी में जीवाणु, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु और सूक्ष्म जीव, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? मिट्टी में जीवाणु और सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना छोटे छोटे, वो और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ते हैं। तो ये पूछ रहा है पर्यावरण का कौन सा घटक सजीव निर्जीव को दोनों को जोड़ता है? तो देखिए जल तो जोड़ेगा नहीं, वायु भी नहीं जोड़ेगी, मिट्टी जोड़ेगी, ठीक है, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? जो जैव विविधता होती है इसका क्या अर्थ होता है? जल निकायों की संख्या, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियां, या जलवायु परिवर्तन, या औद्योगिक विकास? देखिए जैव विविधता जो होती है इसका अर्थ क्या है, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो देखिए जो जैव विविधता होती है ये एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियां हैं, ठीक है। क्या होती है? एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियां। अब कैसे? देखिए जैव विविधता किसी क्षेत्र में पौधों, जानवरों, क्या पौधों होते हैं, पौधे होते हैं, और जानवर होते हैं, क्या होते हैं? जानवर होते हैं, और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता को दर्शाती है, वही होती है, क्या होती है? जैव विविधता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियां। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ना वो किसके कारण होता है? ओजोन परत की क्षति के कारण होता है, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना होता है, या वृक्षों की अधिकता होता है, या वर्षा का कम होना होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, और मीथेन गैस होती है, क्या होती है? मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें ऊष्मा को रोकती हैं। क्या करती हैं? ये रोकती हैं, ठीक है, रोक कर धरती को गर्म बनाती हैं। ये रोक कर धरती को क्या बनाती हैं? गर्म बनाती हैं। तो ये क्या है? वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना है, ठीक है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? जो वायुमंडल में जो गैसें बढ़ रही हैं इसका ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है पृथ्वी पर। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? जो देखिए इनमें से पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस, जो निम्नलिखित हैं इनमें से कौन सा स्रोत है जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, अगर पता हो तो बताइए, कमेंट में बता सकते हो आप, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है ये सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। क्या होती है? जो सौर ऊर्जा होती है ना वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, और कभी समाप्त नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस गैस को श्वसन गैस कहा जाता है? जो कौन सी गैस है वो श्वसन गैस होती है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? कौन सी गैस है जो श्वसन गैस कही जाती है? बताइए कौन सी गैस है जो श्वसन गैस कही जाती है? तो देखिए जो जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, ठीक है, जीव जो होते हैं वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये पूछ रहा है किस गैस को श्वसन गैस कहा जाता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको मतलब हम छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, तो फिर वो मतलब पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे होते हैं ना, पौधे, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो हम छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण करते हैं। श्वसन गैस होती है ना वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन मतलब पेड़ पौधों से हमें मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस श्वसन गैस होती है? तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अब यहाँ पर पूछ रहा है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जल प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, अत्यधिक शोर, भूमि कटाव। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण देखिए जो कार चल रही हैं, लाउड स्पीकर चल रहे हैं, ठीक है, और मशीनों से उत्पन्न ध्वनि हो रही है,
प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, जो अत्यधिक शोर होता है ना वही ध्वनि प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक शोर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। कौन सा वृक्ष है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, पीपल करता है, आम करता है, गुलमोहर करता है या फिर हमारा बबूल करता है। बताइए कौन सा जो पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो देखिए जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है ना, पीपल का वो वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ठीक है, जो पीपल का वृक्ष होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष होता है, ऑक्सीजन वो 24 घंटे उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पीपल हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8वां क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। देखिए केवल पर्यावरण का संरक्षण, केवल आर्थिक विकास, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, देखिए ये जो चीज है इसका अर्थ होता है, देखिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास को करना होता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए सतत विकास का उद्देश्य संसाधनों का संतुलित उपयोग करना होता है। ठीक है, सतत विकास का मतलब उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, ताकि भविष्य में भी उनकी उपलब्धता बनी रहे। ठीक है, भविष्य में भी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना। तो राइट आंसर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता किस प्रदूषण के कारण बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसकी अधिकता कौन सा प्रदूषण होता है उसके कारण बनती है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है ना, ये बढ़ती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में अधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग। क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इससे। ठीक है, तो वातावरण खराब होता है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराता है पृथ्वी पर, और वायु प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता किस प्रदूषण के कारण बनती है, तो वायु प्रदूषण के कारण बनती है। तो राइट आंसर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। जो ओजोन परत है होती है जो वो क्या कार्य करती है, ऑक्सीजन उत्पन्न करना, नहीं ऑक्सीजन उत्पन्न कभी नहीं करेगी। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, वर्षा को बढ़ाना, वनों की वृद्धि करना। तो देखिए ओजोन परत होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है और हमारी पृथ्वी है इसके बीच में जो पाई जाती है वो ओजोन परत पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। और ये ओजोन परत क्या कार्य करती है, ओजोन परत जो होती है वो हमारी जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं सूर्य से, वो पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है। ठीक है, और देखिए जिससे त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियां, जिससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, त्वचा कैंसर भी हो सकता है, ये किरणें इतनी खतरनाक होती हैं पराबैंगनी किरणें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, जल संकट का मुख्य कारण क्या होता है। जो जल संकट है इसका मुख्य कारण क्या होता है, अधिक वर्षा करना, जल का अधिक दोहन और प्रदूषण, या जंगलों की वृद्धि, समुद्र का बढ़ता जल स्तर। देखिए जो जल संकट का मुख्य कारण क्या है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। जल संकट, देखिए जल संकट जो है जल का अधिक दोहन और प्रदूषण। ठीक है, जो जल संकट है ना, अगर हम जल का ज़्यादा अधिक दोहन कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं तो यही कारण है जल संकट। आने वाले समय में जल संकट की बहुत महामारी फैलने वाली है, क्योंकि भूमिगत जल तो अत्यधिक दोहन हो रहा है। जो भूमि के नीचे जो जल है इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, और जल स्रोतों का प्रदूषण जल संकट को बढ़ाता है। जो जल स्रोतों का जो प्रदूषण हो रहा है ना वो जल संकट को बढ़ा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का अधिक दोहन और प्रदूषण। ठीक है, राइट आंसर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है। कौन सा जो प्रदूषक है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आपकी ऑक्सीजन, या फिर क्लोरोफॉर्म कार्बन। बताइए क्या हो सकता है। देखिए कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है
वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है। क्या होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें जो दो गैसें हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो गैसें हैं, ये गैसें जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, जिससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अब देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? अब बताइए, नीला ग्रह जो है पृथ्वी पर किसको कहा जाता है? नीला ग्रह, देखिए मतलब पृथ्वी तो एक ग्रह है, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह हमारा देखिए मंगल तो है नहीं, शनि भी नहीं है, पृथ्वी, तो पृथ्वी ही है जो नीला ग्रह होती है। ठीक है, शुक्र नहीं है, क्योंकि देखिए पृथ्वी का जो 70% भाग है ना, वो भाग जल से ढका हुआ है, पानी है इस पर। ठीक है, 70% भाग पर, इसके कारण ये नीली दिखाई देती है, तो इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और इतना पानी किसी भी ग्रह पर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मतलब वातावरण में ऊष्मा को रोकती है। क्या किसको रोकती है? वातावरण में ये ऊष्मा को रोकती है। ठीक है, ऊष्मा को रोकती है, और ये ऊष्मा को रोकती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। क्या होता है? जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है फिर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को रोकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो वातावरण है ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21% होती है, 78% होती है, 10% होती है, 45% होती है? तो देखिए वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग जो होती है वो वायुमंडल में देखिए 78% है। वायुमंडल में कितनी है? 78% है। ठीक है, और नाइट्रोजन, देखिए वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, कितनी है? 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, और 21% ऑक्सीजन है। 21% कितनी है? क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें हैं, सिर्फ 1% ही है जो अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो वो 21% है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है हमारा, स्थायी विकास का उद्देश्य क्या है? जो स्थायी विकास है इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना। तो देखिए स्थायी उद्योग का विस्तार करना, तो देखिए उद्योग का विकास हम कभी विस्तार कभी नहीं करेंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, नहीं, नेगेटिव है, केवल उसको नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, देखिए सतत विकास का उद्देश्य क्या कहता है? सतत विकास का उद्देश्य कहता है संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। ठीक है, ताकि क्या हो, भविष्य में भी उनकी उपलब्धता बनी रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला देखिए, वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जैव विविधता में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, वर्षाओं में वृद्धि, या फिर जल स्रोतों में वृद्धि। देखिए वनों की कटाई करते हैं तो उससे कौन सी प्रॉब्लम्स आती है हमारी पृथ्वी पर? तो देखिए वनों की कटाई से सबसे मेन चीज़ होती है ना, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो जंगलों की कटाई से ये गैस अधिक मात्रा में वातावरण में बनी रहती है, जिससे तापमान बढ़ता है। अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फैल जाएगी पूरे मतलब पृथ्वी पर, पूरे वातावरण में, इससे फिर बीमारियां फैलेंगी। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पृथ्वी पर बढ़ता है। तो राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? देखिए कार्बन फुटप्रिंट, बताइए कार्बन फुटप्रिंट वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, किसी व्यक्ति या उद्योग द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा, या धरती की सतह पर कार्बन की परतें, या कार्बन के अणु की संरचना। देखिए कार्बन जो फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? तो देखिए फुटप्रिंट जो है, कार्बन फुटप्रिंट, इसका देखिए मैं आपको बता दूं, कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है, क्या दर्शाता है?
कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है कि कोई गतिविधि वातावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन करती है, ये दर्शाता है। ठीक है, कौन सी भी गैस हो वो ग्रीन हाउस गैसों में कितनी उत्सर्जन हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति या उद्योग द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा, ये हो जाएगा। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो सौर ऊर्जा है ना, इसका मुख्य स्रोत क्या है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है, महासागर है। तो आप जानते हो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से होती है। ठीक है, सूर्य से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से ही प्राप्त ऊर्जा तो सौर ऊर्जा कहती हैं, जो नवीनीकरण कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो राइट आंसर सूर्य हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य बताइए। अपशिष्ट प्रबंधन, देखिए अपशिष्ट को जलाना, अपशिष्ट को प्रबंधन के रूप में हम कैसे कर सकते हैं। अपशिष्ट को जलाना नहीं, अपशिष्ट को जलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अपशिष्ट को पुनः उपयोग और पुनः चक्रित करना। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। अपशिष्ट जो है इसको पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रित करना। क्योंकि देखिए कचरा जो है, कचरे को सही तरीके से नष्ट करना, जो कचरा होता है ना उसको सही तरीके से नष्ट करना। ठीक है, और पुनः उपयोग करना, उसका रिसाइकलिंग करना। ठीक है, और रिसाइकलिंग करना अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपशिष्ट को पुनः उपयोग और पुनः चक्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। जो वायु प्रदूषण है ना, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, अधिक कारों का उपयोग करके नहीं, अधिक कारें करेंगे तो और ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलेगा। कारखानों की संख्या बढ़ाना, अरे भैया कारखानों की संख्या बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, बुरी भांत फैलेगा। सार्वजनिक परिवहन और हरित ऊर्जा को स्रोत का उपयोग करना। देखिए सार्वजनिक परिवहन और हरित ऊर्जा का स्रोतों का उपयोग करना। देखिए सार्वजनिक प्रयोग ये बहुत ही पॉजिटिव है और हरित ऊर्जा का स्रोतों का उपयोग करना ये भी पॉजिटिव है। वायु प्रदूषण को कम इन्हीं से किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं से किया जा सकता है वायु प्रदूषण को। अधिक प्लास्टिक का उपयोग करेंगे उससे भी वायु प्रदूषण फैलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन और हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ही हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को जीवन का गैस कहा जाता है। नाइट्रोजन को कहा जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो ये आप जानते हो जीवन की गैस क्या होती है, जीवन की गैस भाई नाइट्रोजन ही होती है। जीवन की गैस क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं होगी तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसलिए इसे जीवन की गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा प्राकृतिक संसाधन सबसे तेजी से समाप्त हो सकता है। कौन सा जो है वो प्राकृतिक संसाधन जो सबसे तेजी से समाप्त हो सकता है, जल, कोयला और पेट्रोलियम, वायु या फिर आपका सूर्य का प्रकाश। बताइए कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन है वो सबसे तेजी से समाप्त हो सकता है। तो देखिए ये जो जल कभी समाप्त होगा नहीं, कोयला और पेट्रोलियम, वायु कभी समाप्त नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। जो कोयला और पेट्रोलियम है ये हमारी पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, जो पहले जीवाश्म दब गए थे पहले, ठीक है, वो जीवाश्म के रूप में, ईंधन के रूप में बाहर निकालते हैं उनको। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये खत्म एक ना एक दिन खत्म होने के कगार पर होंगे। तो इसलिए जो कोयला और पेट्रोलियम है ये गैर नवीनीकरण संसाधन है, जो एक बार समाप्त होने पर लाखों वर्षों तक पुनः नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर एक बार समाप्त हो गए तो ये लाखों वर्षों तक आने वाले नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है ना ये कब मनाया जाता है, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 2 अक्टूबर को। पृथ्वी दिवस बताइए क्या हो सकता है। पृथ्वी दिवस, देखिए पृथ्वी दिवस है, यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख प्रभाव क्या है। तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का बढ़ना, अधिक वर्षा होना, पेड़ों की संख्या बढ़ाना। बताइए ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख प्रभाव क्या है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख प्रभाव, तो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है। क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। ठीक है, बर्फ जो है वो पिघल रही है हिमालय पर, समुद्र स्तर बढ़ रहा है और मौसम अस्थिर हो रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन इसका मेन कारण है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा उपाय पानी बचाने के लिए सबसे अच्छा है? कौन सा उपाय है जो पानी बचाने के लिए सबसे अच्छा है? जल का पुनः उपयोग करना, वर्षा जल संचयन करना, कम पानी खर्च करना, उपरोक्त सभी। देखिए कौन सा उपाय है जो पानी बचाने के लिए सबसे अच्छा है? तो देखिए, जल का पुनः उपयोग करना, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है, जल का पुनः उपयोग करेंगे इससे भी पानी बचाया जा सकता है। वर्षा जल संचयन, इससे भी पानी बचाया जा सकता है। कम पानी खर्च करना, इससे भी पानी बचाया जा सकता है। तो देखिए, पानी बचाने के लिए हमें जल पुनः उपयोग करना चाहिए, वर्षा जल संचयन भी करना चाहिए और कम जल अपचयन भी करना चाहिए, ठीक है, ये उपाय अपनाने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? जो जैव ईंधन है ना, ये प्लास्टिक से प्राप्त होता है क्या? पेड़ पौधों जैविक अपशिष्ट तो होता है, कोयले से होता है, खनिज तेल से होता है। जो जैव ईंधन होता है ना, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए, जैव ईंधन होता है, जैव ईंधन पौधों और जैविक कचरे से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? पौधों से बनता है, ठीक है, और जैविक कचरे से बनता है, ठीक है, कचरे से बनता है। तो देखिए, ये नवीनीकरण ऊर्जा का एक स्रोत भी माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे और जैविक अपशिष्ट थे। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है। स्मॉग, स्मॉग क्या होता है? अब स्मॉग को समझ लेते हैं। स्मॉग धुआं और कोहरा का मिश्रण होता है क्या? जल का एक रूप होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकला धुआं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है? कौन सी क्या होती है बताइए? स्मॉग, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्मॉग क्या होता है बताइए? देखिए, स्मॉग जो है, जब धुएं और कोहरे का मिश्रण वायुमंडल में बनता है ना, जब धुआं होता है, धुआं और कोहरा होता है, कोहरा, ठीक है, ये दोनों का मिश्रण वायुमंडल में बनता है तो इसे स्मॉग कहा जाता है, ठीक है। जब कोहरा पड़ता है तब दोनों का मिश्रण बनता है तो स्मॉग कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। कोहरे में अगर धुआं और कोहरा बनता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक, स्मॉग बोलते हैं उसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआं और कोहरा का मिश्रण, ठीक है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य मीठा पानी होता है? जो पृथ्वी पर है, ये कितना प्रतिशत भाग है जो पीने के योग्य होता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है जो पीने योग्य होता है? देखिए, पृथ्वी पर जल का 10%, 2.5%, 50% या 30% जो पीने के योग्य है, कितना प्रतिशत भाग है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर 97.5% जल खारा है, ठीक है, ये खारा जल है पूरी पृथ्वी पर 97.5%। समुद्री जल और केवल 2.5%, जो 2.5% जल है ना, वो ही पीने के योग्य है, जिसमें से अधिकांश बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जो अधिकांश है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो अब समझ लीजिए पीने के योग्य कितना है, बहुत कम है, ठीक है। कभी समाप्त भी हो गया तो फिर खारा पीने पड़ेगा फिल्टर कर करके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5%, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसका क्या उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, समुद्र, नदी, जल, झील, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। बताइए, अगर पता हो तो बताइए क्या हो सकता है। देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर मौजूद होते हैं, किस पर? भूमि पर, उन्हें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो भूमि पर मौजूद है। जैसे कि जंगल है, घास है, ठीक है, घास के मैदान है, रेगिस्तान है, ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर मौजूद होते हैं, ये है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा हो सकता है? समुद्र नहीं होगा, नदी भी नहीं होगी, जंगल हो जाएगा, ठीक है, जो जमीन पर, भूमि पर मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारा परिवेश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, हमारा परिवेश से। तो ये क्वेश्चन जरूर देख लेना जो बच्चे सीटेट 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 2025 का सीटेट का, ठीक है, सीटेट का, वो इस क्लास को जरूर देखना। आज पहली क्लास है हमारा परिवेश की, ठीक है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीटेट 2025 की तैयारी कराने वाला हूँ शुरू से, ठीक है। तो आज मैंने पहला टॉपिक लिया है हमारा परिवेश से, तो
इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।